हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात की थी, पर पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप बहुत शानदार बच्चे हैं, एक दो बच्चों को छोड़कर। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, राइट? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि एक बच्चा नहीं है, एक दो बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स प्रॉपर नहीं भेज रहे, बट ज्यादातर बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, इतने अच्छे कि शायद अगर मैं भी अब भी बनाने बैठूं तो इतने अच्छे नोट्स मुझसे नहीं बन पाएंगे। इतने अच्छे नोट्स भी हैं कुछ बच्चों के। ओके, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आने से पहले, यानी 1913 1913 से पहले कुछ और बातें भी हुई थी जो हमने बीच में स्किप कर दी थी, राइट? अब हम उनको समझेंगे, अब उन्हें समझना आसान होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बाद। ठीक है, राइट? देखिए तो बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो, जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है, राइट? जब लाइट, मान लो ये लाइट है, ये मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट का बिहेवियर बदल जाता है, राइट? लाइट में हम कुछ बदलाव देखते हैं जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है और वापस आती है, राइट? रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, तो उस लाइट का बिहेवियर बदल जाता है, राइट? उस बदले हुए बिहेवियर को स्टडी करना, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of interaction of light with matter. Spectroscopy is a branch of science which deals with the study of interaction of light with matter. जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आते हैं, इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, या शायद चलते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आसपास जो भी आप सब्सटेंस देख रहे हैं, उनका जो कलर है वो कलर उस लाइट के बदले हुए बिहेवियर की वजह से है। अगर आपके आसपास कमरे में कोई ब्लू कलर का कुछ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो इसकी वजह यह है कि लाइट जब उससे टकराई, राइट, तो टकराने के बाद जब वो वापस आई तो उसका बिहेवियर बदल गया। वो लाइट जब जा रही थी तब आपको ब्लू कलर उस लाइट में नहीं दिख रहा था, राइट? बट लाइट जब उससे टकराई और वापस आई वहां से टकराकर, तब उसका बिहेवियर बदला और वो लाइट आपको ब्लू कलर की फॉर्म में दिख रही है। वो लाइट है जो आपको ब्लू कलर की फॉर्म में दिख रही है, राइट? सो इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, right, is known as spectroscopy. I'm sorry, is a branch of science which deals with the study of interaction of light with matter. Okay, तो ये एक ब्रांच है, और जो लाइट जब किसी मैटर से टकराकर वापस आती है, जो हमें मिलता है, जो लाइट हमें मिलती है, हम उसे, उस लाइट को, उस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब लाइट किसी सब्सटेंस से टकराती है और वापस आती है, तो जो लाइट हमें मिली वो स्पेक्ट्रा है इस सब्सटेंस का, राइट? कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस आपके पास है, उसका स्पेक्ट्रा क्या आएगा? अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो वो ये कह रहा है कि लाइट को इससे टकराया गया, लाइट इससे टकराई, लाइट वापस आई, तो वापस आने पर मुझे क्या मिला, वो ये पूछ रहा है, राइट? हर एक सब्सटेंस का अपना बिहेवियर है, इसलिए लाइट जब उससे टकराकर वापस आती है तो लाइट हमें अलग अलग फॉर्म में दिखती है। ओके, खैर इतनी डेप्थ में जाने की यहां जरूरत नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो क्या है, देखो, स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सोख लेना किसी चीज को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो दो, स्पेक्ट्रा को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, जरा देखो, मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मतलब मेरी जो अभी जो हमने बात की है, हो सकता है आपको आपके गले ना उतर रही हो, अगर नहीं उतर रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब बात पूरी समझ में आएगी तो आप उसे गले से पेट तक लेके जाओगे। खैर, फिलहाल ये देखो, स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है देखिए, जैसे आपके पास एक गिलास पानी था, राइट, और आपने यहां से लाइट पास की, लाइट कैसी लाइट, व्हाइट लाइट, राइट। व्हाइट लाइट की क्या खूबी होती है कि इस व्हाइट लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितनी भी विजिबल रीजन में अलग अलग वेव्स आती हैं वो सारी इसमें शामिल होती है। दोबारा बात करता हूं, विजिबल रीजन में, अब आपको विजिबल रीजन के पास ले चलता हूं एक बार में। विजिबल रीजन याद है, कोजी एक्स, यूवी, इमरा, और याद होगा ये, जिसने याद नहीं किया ना वो पछताएगा। कोजी एक्स, ये फिजिक्स में भी आएगा अगले साल, राइट। तो अच्छा है कि अभी इसे कीजिए। कोजी एक्स, यूवी, इमरा, ये विजिबल है, राइट। इन सब में क्या अलग अलग है, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, राइट। यहां रेंज है, जैसे मुझे ये याद है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, जैसे कल जो या लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें 400 नैनोमीटर नहीं थे, उसमें था 3800 से 7600, यानी 3800 को मैं कह सकता हूं 380 से 760, ये रेंज दी हुई थी। पर मैंने आपको पहले भी बताया ये बुक टू बुक वेरी करेगा, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि कोई फिक्स रेंज नहीं है किसी भी रीजन की। मतलब एग्जैक्टली हमने ये नहीं कह सकते हमारी आंखें इस नैनोमीटर को देख पाएगी और इसको नहीं देख पाएगी। वी डोंट हैव ए क्लियर कट लाइन हियर, दैट्स व्हाई ये रेंज वेरी करती हुई आपको मिलेगी। 400 से 800 ये याद करना आसान था तो मैंने ऐसे रटा हुआ है ये, राइट। आप भी रट सकते हैं, या फिर आप एग्जैक्टली अगर बोले तो 360 से 760 नैनोमीटर, 380 से 760, ओके। खैर, तो ये विजिबल रीजन की रेंज है, राइट। यानी 400 से 405, 410, 700, 700, 790, 800, इस रेंज में जो वेव्स आएंगी, इस रेंज में जो वेव्स आएंगी, मतलब अलग अलग वेव जिनकी वेवलेंथ 400, 401, ये सारी वेव्स को किस रीजन में हम कहेंगे, ये कौन से रीजन में आ रही है, ये कहां है, ये कौन सी वेव्स है, ये विजिबल वेव्स है, ठीक है बच्चों। तो यहां अलग अलग वेव्स हैं, अलग अलग क्या अलग अलग है इनमें, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, राइट। तो इस व्हाइट लाइट में ये सारी वेव्स शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें वायलेट भी है, क्योंकि विजिबल को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इस तरीके से हम अगर विजिबल को बांटे तो कैसे बांटते हैं, विबग्योर, राइट। इसमें वायलेट भी है, इसमें इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है इसमें व्हाइट लाइट में, राइट। अच्छा, एक गिलास पानी लिया और पानी में हमने नमक डाल दिया, राइट, नमक डाला, तो लाइट जब यहां से बाहर निकली, जब ये लाइट यहां से बाहर निकली, हमने इस लाइट को एक प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म क्या करता है कि अलग अलग वेव्स जो मिक्स होकर जा रही है, प्रिज्म उन्हें आइसोलेट कर देता है। जो बहुत सारा गुच्छा वेव्स का, यहां से जो वेव निकली उसमें बहुत सारी वेव्स थी, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारी वेव्स थी, राइट। उन सारी वेव्स को प्रिज्म अलग अलग करके टुकड़ों में हमें दिखाता है। हम अपनी आंखों से इन वेव्स को अलग अलग होते हुए नहीं देख पा रहे थे, बट प्रिज्म ने उन सबको अलग अलग कर दिया, राइट। फिर एक प्लेट ली गई, प्लेट, इसे फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। जो फोटोग्राफिक प्लेट जो वहां पे आने वाली वेव्स को अलग अलग फॉर्म में, या जो वो वेव्स आ रही है उनके लिए कुछ लाइंस हमें दिखाएगा। इस प्लेट पर गिरकर हमें लाइंस ऑब्जर्व होगी, ठीक है। इस प्लेट पर गिरकर हमें अलग अलग कलर दिखाई देंगे। हमने पाया बच्चों, तो यहां से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी लाइट्स इस आने वाली जो लाइट थी उसमें शामिल थी, मतलब ये सारी वेव्स इसमें इंक्लूड थी, मिक्स हो गई, यहां से पास हुई सॉल्यूशन से। प्रिज्म में से आने वाली लाइट को, वहां से निकलने वाली लाइट को हमने अलग अलग कर दिया, एंड वी फाउंड, और हमने देखा कि हमें वायलेट कलर दिख रहा है, इंडिगो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो गायब है, येलो कलर वहां नहीं दिख रहा, राइट। बाकी सारे दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ओके, बट येलो कलर वहां नहीं है। यहां से तो हमने येलो कलर भेजा था,
राइट, बट जो लाइट बाहर आ रही है उसमें येलो कलर नहीं है, ये भाई है येलो कलर नहीं है। कहां गया येलो कलर? येलो कलर को या उस वेव को, राइट, मैं वेव कह सकता हूं, कलर इज नथिंग बट वेव, राइट, उस वेव को इस NaCl ने, जो हमने नमक घोला था पानी में, इस NaCl ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट, एब्जॉर्ब कर लिया, उस एनर्जी को सोख लिया। उस एनर्जी का किया क्या होगा? उसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दिए। भाई उस एनर्जी का क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाए, या हो सकता है कि एनर्जी लेकर वो ज्यादा कूदने लगा हो, इसे ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं, ट्रांसलेशनल या किसी भी फॉर्म में उसने उसको लिया और अपने पास रख लिया, बाकी वेव्स आगे बढ़ गई, राइट। तो जो ये स्पेक्ट्रा मिला, ध्यान से सुनना, जो ये स्पेक्ट्रा मिला, ये NaCl का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। द स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई रिपीट, मेरे शब्दों को आप भी प्रिज्म की तरह आइसोलेट करके, अलग अलग करके तब समझें। ये स्पेक्ट्रा है, किसका स्पेक्ट्रा है? ये स्पेक्ट्रा है NaCl का, राइट। ये NaCl का कौन सा स्पेक्ट्रा है? ये NaCl का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जो हमें तब मिला, तब उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ वेव्स एब्जॉर्ब हो गई, राइट बच्चों। ये है मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा, एक और बात, जब आपको ऐसे कंटिन्यूअस कलर मिले, राइट, तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। आगे ये स्पेक्ट्रा भी दो तरह के होते हैं, चलो हम आगे बात करते हैं इसको, ये हो सकता है फ्रेम से बाहर चले जाएं। ओके, चलिए, तो ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, किसका? NaCl का। इसे हटाते हैं, देखिए आगे। अच्छा, स्पेक्ट्रा में जब आपको कंटिन्यूअस कलर मिलेंगे, कंटिन्यूअस वेव्स अलग अलग दिखाई दे, राइट, तो वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। एक स्पेक्ट्रा ऐसा होता है जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट, ये प्लेट बड़ी सेंसिटिव है, जैसे ही इस पे लाइट गिरती है, मतलब अलग अलग वेव्स गिरती हैं, ये उन वेव्स को बड़े अच्छे से शो करता है, दिखाता है, राइट। तो अगर यहां पे आपको कंटिन्यूअस कलर, जैसे आपको रेनबो, अगर आपने देखा हो, अगर आपने रेनबो देखा हो, राइट, रेनबो एक स्पेक्ट्रा है, और कैसा स्पेक्ट्रा है? वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, लाइंस नहीं दिखती, कलर दिखते हैं आपको, वायलेट, इंडिगो, कंटिन्यूअस दिखते हैं। अगर वहां आपको अलग अलग लाइंस ऑब्जर्व हो, तो वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो देखो, स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन, एमिशन। अब आगे एब्जॉर्प्शन में लाइन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है, और एमिशन, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी हो सकता है। जैसे अभी जो मिला वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा था, कंटिन्यूअस कलर हमें मिल रहे हैं, कंटिन्यूअस वेव्स का फोटो हम देख पा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। ओके, तो स्पेक्ट्रा कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? एमिशन, एब्जॉर्प्शन। एमिशन में भी दो टाइप, या तो कंटिन्यूअस कलर मिल रहे हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कलर नहीं मिल रहे, लाइंस दिख रही है तो वो लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये भी दोनों में ही होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब सॉरी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा, दोनों में ही, एमिशन में भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी होते हैं। ओके, देखिए बच्चों, राइट, अब तक जो हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो कंसेप्ट को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, जो हम आगे बात करने वाले हैं वो। अब हम बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा की। आई होप मेरी स्पेलिंग सही हो, ये एमिशन स्पेक्ट्रा, माफ कर देना अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आपको लग रही हो तो। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जरा देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये कोई एटम है, ठीक है, और यहां इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट। ऑर्बिट को दूसरा क्या नाम देते हैं? शेल, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ये ऑर्बिट है या शेल कह सकते हैं। हमने इसे एनर्जी दी, राइट, इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। एक बच्चे ने पूछा कि वो एक्साइट हो गया, राइट, तो वही क्यों नहीं रहता? क्योंकि हर कोई अपनी एनर्जी लूज करना चाहता है। एनर्जी लेकर ये चला तो गया, बट वहां ज्यादा देर तक ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। वो कहां चला गया? थर्ड शेल में चला गया, ज्यादा एनर्जी है थर्ड शेल की, राइट, थर्ड शेल में चला गया, तो ज्यादा देर तक ये यहां नहीं रुक पाएगा। जहां नहीं रुकेगा तो वापस आएगा,
कहां वापस आएगा? जहां इसकी एनर्जी मिनिमम हो, इससे कम नहीं हो सकती एनर्जी, राइट? ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में है, ओके। और जब वो एक्साइट हो जाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो ये एक्साइटेड स्टेट है। कौन सी एक्साइटेड? अगर वो सेकंड शेल में है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड है, अगर वो थर्ड शेल में है तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। आगे बढ़ेंगे इस बारे में, ओके। तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया एनर्जी लेकर, अब वापस आया, उस एनर्जी को लूज किया, राइट? इस एनर्जी को हमने प्रिज्म में से पास किया, फोटोग्राफिक प्लेट्स पे हमें लाइंस दिखाई दी। ये लाइन जहां हमें दिखती है उसके आधार पे हम ये भी बताते हैं कि लाइन अगर यहां ऑब्जर्व हो रही है तो आने वाले लाइट की, यहां से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरने के बाद वेव्स लाइंस बनाती है। ये लाइंस कहां बन रही है, इस बेस पे हम ये भी बता पाते हैं कि वहां से जो वेव निकली उस वेव की वेवलेंथ क्या थी, ओके। देखो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एनर्जी दी आपने, डी एक्साइट हुआ, वापस ग्राउंड स्टेट में आया, एनर्जी लूज की, एनर्जी को प्रिज्म में से पास किया या लाइट को प्रिज्म में से पास किया, राइट? जब लाइट को प्रिज्म में से पास करके हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया तो हमें स्पेक्ट्रा, तो यहां पे हमें स्पेक्ट्रा मिला। स्पेक्ट्रा किसका स्पेक्ट्रा मिला? ये इस एटम का स्पेक्ट्रा था, राइट? अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये स्पेक्ट्रा आपको कब मिला? जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया या जब उस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को एमिट किया, राइट? तो अब ऑब्वियस आंसर है आपका और बहुत क्लियर आंसर है, सही आंसर दोगे आप कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा था तो इसने एनर्जी लूज की, राइट? एनर्जी लूज की मतलब एमिट की, तब आपको ये स्पेक्ट्रा मिला है। तो ये कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। ये इस एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस दुनिया में हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा यूनिक है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट यूनिक है, वैसे ही हर एटम का स्पेक्ट्रा भी यूनिक है। इवन फॉर एग्जांपल अगर हम मून पे जाते हैं या इंडिया ने मार्स पे मंगलयान भेजा, राइट? तो वहां से जो, हालांकि वहां से वापस मटेरियल नहीं लेके आए, अगर हम स्पेसशिप भेजते और जैसे अपोलो भेजा था नासा ने चांद पे, आई एम सॉरी बाकी सारी चीजों को हटाते हैं, नासा ने अपोलो भेजा मून पे, तो वहां से जो मिट्टी वो लेके आए तो उस मिट्टी के अंदर क्या है इसके लिए उन्होंने उसका स्पेक्ट्रा लिया। स्पेक्ट्रा लिया, स्पेक्ट्रा देखा ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये एटम यहां प्रेजेंट है, ओके। तो स्पेक्ट्रा देखकर हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर मैटर में, पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, राइट? स्पेक्ट्रा ऐसा आ रहा है तो ये एटम प्रेजेंट है, स्पेक्ट्रा ऐसा आ रहा है तो ये एटम प्रेजेंट है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रा सिर्फ उसी एटम का है, राइट? आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा सीखना, समझना, राइट? और हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। स्पेक्ट्रा हर एटम का होता है, बट हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे बाद में बोहर ने एक्सप्लेन किया। अब जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, जैसे ये बात जो मैंने बताई, स्पेक्ट्रा बोहर से पहले आ गया था, राइट? बट ये स्पेक्ट्रा आता कैसे है? ऐसे आता है। अब ऐसे वाली बात, ये एटम ऐसा होता है, ये तो बोहर ने बताया था। इसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी वो इसके, ये स्पेक्ट्रा पहले आया, इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आई थी, राइट? तो बोहर ने हमें बताया था कि स्पेक्ट्रा मिलने की वजह ये रहती है, ये अलग अलग लाइंस क्यों ऑब्जर्व होती है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग लाइंस क्यों ऑब्जर्व होती है। आई एम सॉरी, नहीं समझे होंगे ये एटम, मतलब ऑब्वियस सी बात है नहीं समझे होंगे आप कि ये अलग अलग लाइंस क्यों आई। इस लाइन की वेवलेंथ अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, एटम तो एक ही है। इसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां पे भी तो आ सकता है। अगर वो यहां से यहां आ रहा है तो इतनी एनर्जी लूज की, राइट? यहां से यहां गया तो एनर्जी कम लूज करेगा, कम एनर्जी लूज करेगा तो वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी, राइट? तो अलग वेव रिलीज करेगा, वो अलग वेव रिलीज करेगा तो अलग जगह हमें लाइन ऑब्जर्व होगी फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, राइट? ओके, देखिए अभी समझेंगे आप हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा।
को देखिए, वहां से और क्लियर होगा आपको। देखिए बच्चों, हमने ग्लास की ट्यूब ली, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की और इसे हीट किया। हीट करने पर इसने रेडिएशन रिलीज की। रेडिएशन को हमने, उन वेव्स को हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट से सॉरी एक प्रिज्म में से पास किया। राइट, इस प्रिज्म से जो वेव्स निकली, प्रिज्म का क्या काम है, प्रिज्म यहां से निकलने वाली वेव्स को अलग अलग कर देगा। राइट, अलग अलग करके तब यहां बिखेर देगा उन्हें। राइट, तो वो वेव्स जब फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ी तो हमें स्पेक्ट्रा मिला। इस स्पेक्ट्रा को हमने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा कहा। ऑब्वियसली ये स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि जो ये वेव्स निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस से निकल रही है। ओके, तो ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। राइट, हाइड्रोजन का ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो जो ये वाली लाइन है, इनको हमने लाइमन नाम दिया, लाइमन, लाइमन। राइट, पहली लाइन को हमने, लाइंस को लाइमन नाम दिया, फिर नाम दिया बाल्मर। आगे जो लाइन थी हमने उनको बाल्मर कहा, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। अगली लाइंस को हमने पाश्चन कहा, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। अगली लाइन को हमने ब्रैकेट्स कहा, ये स्पेलिंग ब्रैक, आई होप ये स्पेलिंग सही हो, ब्रैकेट। ओके, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। और कुछ किताबें लिखती है, कुछ किताबें नहीं लिखती। लास्ट में जो लाइंस हमें मिली हमने उन्हें हम्फ्री कहा, हम्फ्री। तो ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है। ओके, समझिए, ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है। कैसे है एमिशन स्पेक्ट्रा? हमने हाइड्रोजन को एनर्जी दी, राइट, एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, वापस आया, वापस आकर उसने एनर्जी जो रिलीज की, उस एनर्जी को हमने प्रिज्म में से पास किया। और इस प्रिज्म में से पास होने के बाद हमें अलग अलग लाइंस मिली फोटोग्राफिक प्लेट पे। ओके, राइट, इन फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें लाइंस मिली, हमने उन्हें लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। लाइमन आप बोलोगे बाल्मर, राइट, लाइमन, बाल्मर आपको घर बैठे बोलना है, लाइमन, पाश्चन, फंड, हम्फ्री बोला होगा शायद आपने लास्ट में। तो लाइमन, बाल्मर, अगर हम क्लास में होते तो मैं ऐसे ही इसे याद करवाता आपको, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। इसे पी फंड नहीं बोलना, खाली फंड बोलना है। ये सब साइंटिस्टों के नाम हैं, ये उन साइंटिस्टों के नाम हैं जिन्होंने इन लाइंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। राइट, इन लाइंस को सबसे पहले लाइमन ने ऑब्जर्व किया। इन लाइंस में फर्क क्या है, इन लाइंस में क्या अलग अलग है? ये लाइंस अलग अलग वेवलेंथ की है। जैसे ये जो लाइन हमें मिल रही है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। आई होप ये वर्ड आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। रीजन मतलब इनकी रेंज, जो अल्ट्रा वायलेट की रेंज है उतनी वेवलेंथ है इन लाइंस की। इन जो वेव्स यहां गिर रही है उन वेव्स की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। राइट, बाल्मर विजिबल, राइट, और फिर ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में आई थिंक ये तीनों ही आते हैं। राइट, ये चारों ही इंफ्रारेड में आते हैं, IR। ओके, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में वो कौन सी लाइन है जो विजिबल रीजन में आती है? तो आंसर है बाल्मर, बाल्मर विजिबल रीजन में आती है। ओके, तो इन सब में क्या अलग अलग है? इन सारी लाइंस की वेवलेंथ अलग अलग है। राइट, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री आते के साथ आपके दिमाग में आएगा हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इसमें हीलियम भरी होती तब भी मुझे लाइन मिलती, यही ऐसी ही लाइंस मिलती, बट मैं उन्हें लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री नाम नहीं दे सकता था। यह सिर्फ हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में ही ऑब्जर्व होती है, या जो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें जो लाइंस हमें मिलती है हम उन्हीं को ये नाम देते हैं। ठीक है, राइट, ओके। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें इतनी सारी लाइंस क्यों मिली, इतनी सारी लाइंस क्यों मिली? पहले तो ये क्यों नाम का जो सवाल है वो क्यों आना चाहिए? ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर मान लो यहां चला गया, ओके, तब ये यहां से यहां आएगा तो जो वेव्स रिलीज करेगा
राइट, जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो वेव रिलीज करेगा, उसकी वेवलेंथ कुछ है, कुछ में मतलब मान लिया एक्स है, राइट, एक्स छोड़ो, ये मान लिया 500 नैनोमीटर है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो उसने वेव रिलीज की, फोटोन रिलीज किया, लाइट रिलीज की, उस लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, ठीक है। तो 500 नैनोमीटर के लिए एक लाइन बननी चाहिए, तो यहां हमें एक ही लाइन ऑब्जर्व होनी चाहिए ना, फिर इतनी सारी लाइंस क्यों ऑब्जर्व हो रही है हमें? भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस आया, तो एक्साइट होकर जब वो वापस आया और मान लो इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यहां आ गया, यहां से यहां आ जाता है, पहले एक्साइट हुआ फिर यहां से यहां नहीं बल्कि सीधा यहां से यहां आ गया, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा या कम? यहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ज्यादा एनर्जी का मतलब है वेवलेंथ कम होगी। तो मान लो यहां से उसने 400 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ की कोई लाइट रिलीज की, फोटोन रिलीज किया इतनी वेवलेंथ का, तो हमें एक ही लाइन मिलनी चाहिए। भाई 400 नैनोमीटर के लिए फोटोग्राफिक प्लेट पे एक लाइन मिलेगी, राइट। बट इतनी सारी लाइंस हमें क्यों मिल रही है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वापस आता है, एनर्जी रिलीज करता है, फोटोन रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है, वेव रिलीज करता है। सारी बातों का एक ही मतलब है, जो वो वेव रिलीज कर रहा है उसके लिए मुझे एक लाइन मिली फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो वो एक ही लाइन होनी चाहिए ना। फिर इतनी लाइंस क्यों? क्योंकि इस डब्बे में जब जो हमने हाइड्रोजन गैस भरी है, इसमें एक एटम या एक मॉलिक्यूल नहीं है, लाखों मॉलिक्यूल है। लाखों से मेरा मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां से यहां आ रहा है, दूसरा एटम ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तीसरा ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन और भी एक्साइटेड स्टेट में जाकर तब वापस आ रहा है। सो वी हैव सो मेनी एटम्स इन दिस ट्यूब, राइट। सो आफ्टर इसका इवेंचुअली क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो डी एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन वापस जब आ रहे हैं तो वो लाखों तरीके से वापस आ रहे हैं। तो कुछ एटम्स ऐसे हैं जो यहां से यहां आ रहे हैं, तो उनके लिए ये लाइन मिल गई। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो यहां से यहां आ रहे हैं, उनके लिए अलग लाइन मिल गई। अगर मेरे पास एक एटम होता तो नो डाउट मुझे एक लाइन मिलती। अब वहां बहुत सारे एटम्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सो मेनी लाइंस। ओके, तो ये है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। लेट्स सी बच्चों, ये लाइंस मिलती कब है, मतलब लाइमन जो लाइंस है वो हमें कब ऑब्जर्व होती है। ये देखो, इसको हटाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको जरूर याद रखना है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। लाइमन कब मिलता है जरा देखो, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड जिसमें कुछ नहीं है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे, राइट। ये कोई हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन एक है पर शेल बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन एक है पर शेल बहुत सारे हैं। याद रखो बच्चों, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, सॉरी ये याद रखना है। ओके, लाइमन लाइंस कब मिलती है जरा देखो बच्चों। आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन सपोज एक्साइट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। जब वो फिफ्थ शेल में होगा तब वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में होगा। ओके, तो वो फोर्थ शेल में है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां से सीधा यहां कहां, फर्स्ट शेल में आता है, तो जो हमें लाइन ऑब्जर्व होगी वो लाइमन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, कहां, फोर्थ शेल में, तब यहां से फर्स्ट में आता है तो वो लाइमन लाइन होगी। अगर वो थर्ड से फर्स्ट में आता है तो वो लाइमन लाइन होगी। अगर वो सेकंड से फर्स्ट में आता है तो वो लाइमन लाइन होगी। लाइमन, यहां वो लाइन ऑब्जर्व होगी हमें। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जब फर्स्ट शेल में आएगा, कहीं से भी मतलब फर्स्ट से ऊपर, क्योंकि हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। एमिशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाता है, तब एमिशन होता है एनर्जी का, राइट। तो जब वो फर्स्ट शेल में आएगा तब जो लाइन हमें ऑब्जर्व होगी हम उन्हें लाइमन कहेंगे। लाइमन का मतलब N1 इज इक्वल टू 1, N2 मतलब आ कहां रहा है, 1 में, कहां से, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, इनफाइनाइट। किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा,
तब जो लाइन हमें ऑब्जर्व होगी हम उन्हें लाइमैन लाइंस कहेंगे। सिमिलरली बच्चों बाल्मर कब होगी? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएगा, कहीं से भी मतलब फर्स्ट से नहीं, सेकंड से ऊपर, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन एनर्जी कब बाहर निकलेगी? जब ज्यादा एनर्जी से वो लो एनर्जी में आएगा तब एनर्जी बाहर निकालेगा। अगर लो से हाई में गया तब वो एमिशन नहीं, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। तो बाल्मर लाइंस हमें तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन कहां आता है, N1 का मतलब कहां आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। कहां से 3 से, 4 से, 5th में, 6 से, राइट। पास्चन, आई होप आप समझ गए होंगे पास्चन कब मिलेगी। पास्चन ये लाइंस कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आता है। कहां से थर्ड में आता है? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, राइट। ब्रैकेट N1 इक्वल टू 4, वो फोर्थ शेल में आ रहा है। कहां से? 5 से, 6 से, 7 से, अप टू इंफिनिटी। फाइंड 5th शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। कहां से? 6, 7, 8। सिमिलरली बच्चों हम फ्री के लिए भी हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आपको ऐसे ऑब्जर्व होती हैं, ये लाइंस ऐसे ऑब्जर्व होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में आता है हाई एनर्जी शेल से, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। तो बच्चों ये था हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा। रदरफोर्ड जो मॉडल था एटम का वो यहां पे भी फेल हो गया था। वो इन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, जो हमने यहां देखा कि ये लाइंस इसलिए आ रही है, ये बात नहीं बता पाया रदरफोर्ड। अब साथ देख रहे हो ये जो किसकी देन है, जो ये बातें जो सर्कल हम बना रहे हैं ये सब बोहर की देन है, राइट। तो बोहर से पहले, बोहर के मॉडल ऑफ एटम से पहले हम ये नहीं बता पाए थे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा कहां से आता है। ये हम कह सकते हैं कि बोहर के यूजफुलनेस था, बोहर ने जो हमें दिया उनमें से एक था ये स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन, और रदरफोर्ड का फेलियर था ये, ठीक है बच्चों। देखो अब एक साइंटिस्ट आए रीडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला किस काम आता है? वो फॉर्मूला हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इससे पहला लेक्चर देखिए अगर आपको ये मेरा समझ में नहीं आई मेरी लाइन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एमिट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट से निचले वाली स्टेट में आते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज करते हैं, राइट, या तब जो वेव रिलीज करते हैं, उन वेव का वेव नंबर निकालने में हेल्प की रिडबर्ग ने। मैं दोबारा से अपनी बात दोहराता हूं कि जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, राइट, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से सेकंड में आ गया, राइट। तो थर्ड से सेकंड में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट, वेव रिलीज करेगा। एक वेव ही तो आ रही है वहां से, एक फोटोन ही तो आ रहा है। तो इस वेव का वेव नंबर कितना होगा, इस निकलने वाली वेव का, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में आएगा, तब जो वो वेव रिलीज करेगा उस वेव का वेव नंबर कितना होगा, ये बताया रिडबर्ग ने, राइट। और उसने उस फॉर्मूले को हमने नाम दिया रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या काम आता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो जो वेव रिलीज करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो फोटोन रिलीज करेगा, एक ही बात है, सारे बात का एक ही मतलब निकलता है, उस वेव का वेव नंबर क्या होगा, वो फॉर्मूला इसने दिया, वेव नंबर। वेव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे वेव नंबर का फायदा क्या है, पहले फॉर्मूला देखो फिर फायदे की बात करते हैं। 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z, आई थिंक z ही आता है, नॉट z² या z² आता है या तो ये वो फॉर्मूला था। अगर अच्छा हम बात कर रहे थे कि वेव नंबर का फायदा क्या है। वेव नंबर कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी ही है।
जिस वेव का वेव नंबर ज्यादा होगा, वेव नंबर ज्यादा होगा, वो वेव, उस वेव की एनर्जी ज्यादा है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो वेव नंबर कहीं ना कहीं आपको एनर्जी के बारे में ही बताता है इनडायरेक्टली। याद रखो, जिस वेव का वेव नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये है n1, ये जेड स्क्वायर, ये मेरे पास है। ओके, तो ये रिडबर्ग्स फॉर्मूले के नाम से फेमस है। आर है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। राइट, n1 है, n1 इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है। राइट, इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, जैसे लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहां आता है, फर्स्ट शेल में, कहां से, 2/3 वगैरह। राइट, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आ गया, फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आ गया, तो बताओ। ओके, सॉरी, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें। तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आ गया, राइट, और जब वो फोर्थ से फर्स्ट में आया तो जो उसने वेव रिलीज की उसका वेव नंबर क्या होगा। तो यहां हमारी हेल्प करता है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। राइट, इसको ऐसे समझें, जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा कोई एटम था, हाइड्रोजन जैसा मतलब जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से फर्स्ट में आ गया। राइट, तो उसने जो वेव रिलीज की उस वेव का वेव नंबर क्या होगा। तो यहां हमारी हेल्प कैसे करता है रिडबर्ग्स फॉर्मूला, न्यू बार इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। राइट, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है। ओके, खैर, तो देखिए यहां से जो वेव निकली उसका वेव नंबर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे 109677। ये आर, इस आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है कहां आया, फर्स्ट शेल में आया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कहां से आया, फोर्थ से आया तो 4 का स्क्वायर। राइट, इनटू, मान लो हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 1 स्क्वायर। तो यहां से मुझे जो आंसर आएगा वो वेव नंबर होगा इस वेव का जो वहां से निकली जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट शेल में आया। राइट, ओके, वेव नंबर जो यहां से आएगा वो पर सेंटीमीटर में आएगा। जो ये आर की वैल्यू है ना वो 109677 पर सेंटीमीटर होती है, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो पर सेंटीमीटर में मिलेगा। राइट, बाद में आप इससे वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं इस वेव की। कैसे कि न्यू बार जो रहता है वो 1/λ के इक्वल ही तो होता है, तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो 1/λ के इक्वल होगी। तो लैम्डा को इस साइड लेके जाओ, वैल्यू को 1 करो, तो वहां से हम सोल्व करके ये देख सकते हैं कि यहां से जो वेव आई उसकी वेवलेंथ क्या होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, वेव नंबर हमेशा पर सेंटीमीटर में आएगा, तो जो वेवलेंथ मिलेगी वो भी सेंटीमीटर में मिलेगी। राइट, बाद में आप इसे नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां हमारी हेल्प करता है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। एक छोटे से फॉर्मूले को, क्योंकि लास्ट लेक्चर में लास्ट में एक वेलोसिटी रह गई थी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रॉन जब NH शेल में होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो जो जब घूमेगा तो इस स्पीड से घूमेगा 2.18 इंटू 10⁸ अपॉन n मतलब शेल। ओके, आप इसे देखो बच्चों, ये समझिए, जैसे आप एक बात सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, राइट, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अगर आएगा, सेकंड से अगर फर्स्ट शेल में आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या सेम रहेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी। देखो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, सेकंड शेल में है, तो यहां पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स वो है जो इसे अंदर की साइड खींच रहा है, और एक फोर्स वो है जो इसे बाहर जाने के लिए कह रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जब ये सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो न्यूक्लियस के पास आएगा,
राइट, न्यूक्लियस के पास आएगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर R कम हो गया, अगर R कम हो गया, राइट, तो फोर्स बढ़ जाएगा, राइट, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ओके, अट्रैक्शन बढ़ गई और स्पीड वही रही, मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही रहा, बाहर जाने वाला फोर्स पहले जितना लग रहा था उतना ही अब लग रहा है, तो ये तो बढ़ गया, ये उतना ही है, तो ये तो अंदर चला जाएगा। तो इसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ी है तो इसे ये वाला फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, क्या, कि अपनी वेलोसिटी बढ़ाओ। तो जब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा तो उसका सेंट्रीफ्यूगल भी बढ़ जाएगा। तो अब ये अगर अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है तो ये बाहर भी ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, इससे ये फिर दोबारा बैलेंस हो जाएगा और ये इससे ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे शेल बढ़ता है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से मान लो थर्ड शेल में आ गया, थर्ड शेल में, अब अगर ये दूर चला गया न्यूक्लियस से, आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो गया मतलब अट्रैक्ट तो कम कर रहा है बट सेंट्रीफ्यूगल उतना ही है, अट्रैक्ट कम कर रहा है बट बाहर जाने वाला फोर्स बढ़ गया तो ये तो बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या करेगा कि अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो मैं बाहर जाने के लिए भी कम फोर्स लगाऊंगा, तो मैं अपनी वेलोसिटी कम कर दूंगा, राइट। तो जैसे जैसे शेल बढ़ता है, एन बढ़ता है, वेलोसिटी घटती है, जैसे जैसे शेल घटता है, एन घटता है, वेलोसिटी बढ़ती है। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, मुझे तो ऐसे याद है ये, बाकी आप जानो 218 10⁸8, 218 8 आ रहा है, 10 की 8, बाद में भी 8 आ रहा है, तो 8 8 मुझे याद रहता है यहाँ। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में है यूनिट। एक और चीज, एक और चीज बच्चों, अब आपकी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपने भेजी है। जैसे एक बच्चे ने कहा है कि सर एंगस्ट्रोम या यूनिट को चेंज कैसे करें, जैसे 2.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है, इसे एंगस्ट्रोम में बदलना है। ओके, तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और ये ऑब्वियस है, ट्रस्ट मी बच्चों, मतलब मुझे अब तक मतलब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तब तक मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता था। ओके, धीरे धीरे आदत पड़ गई, राइट। आदत भी कैसे पड़ी, मुझे ये पता लग गया, अगर किसी वैल्यू को मुझे या किसी यूनिट को बदलना है, जैसे मीटर से एंगस्ट्रोम लाना है, तो एंगस्ट्रोम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रोम कहते हैं। तो मैं चाहूंगा -7 से या -10 आ जाए, राइट। -7 से -10, -10 छोटा होता है, -10 छोटा होता है, तो अगर मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है, 3 वैल्यू बढ़ाना है, इसको 3 घटाया, 3 वैल्यू घटा दी तो इसको 3 डेसिमल बढ़ा देंगे, तो 1 2 और 1 0 और लगा देंगे, तो 21 4 डेसिमल यहां थी, यहां और 1 0 और अब यहां आ गई, राइट। तो ये और ये वैल्यू इक्वल है। अब 10⁻⁻10 मीटर को क्या कह सकते हैं, एंगस्ट्रोम, तो इसकी वैल्यू आ गई 2140 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम एक साइंटिस्ट का नाम था, राइट, उसके नाम पे ये यूनिट है। वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में उन्होंने काम किया था एंगस्ट्रोम ने। एंगस्ट्रोम अपने आप में पूरी यूनिट है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मेरे पास पीको है, तो पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, राइट। यहां कोई यूनिट नहीं है, पीको एक वैल्यू है, बट एंगस्ट्रोम अपने आप में पूरी यूनिट है। एंगस्ट्रोम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, मतलब -10 भी और मीटर भी है, तो एंगस्ट्रोम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, राइट, लेंथ की यूनिट है एंगस्ट्रोम। ओके, एक ये है। दूसरा, एक बच्चे ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, ये पूछा है उन्होंने। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज रिपीट कितनी देर में हो रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले, आपके घर में एक न्यूज़पेपर आता है, राइट, मान लो आपके घर में द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, एक मैगजीन आती है जो मंथ में एक बार आती है, रीडर्स डाइजेस्ट। आई होप आप में से किसी बच्चे ने सुनी होगी, वन ऑफ द लीडिंग मैगजीन ऑफ द वर्ल्ड,
पूरे वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज्यादा बिकने वाली मैगजीन्स में से एक है रीडर्स डाइजेस्ट। तो आपके घर पे द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, रीडर्स डाइजेस्ट जो मंथ में एक बार आती है, और आपकी सिलेबस की बुक्स। तो आपके घर पे 3 चीजें आती हैं, एक द हिंदू न्यूज़पेपर, रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन और आपकी सिलेबस की बुक्स। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं इन तीनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिपीट इटसेल्फ मोर फ्रीक्वेंटली। अपने आप को कौन सी चीज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली बदलती है, रिपीट होती है? न्यूज़पेपर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन की फ्रीक्वेंसी दूसरे नंबर पे आती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपके सिलेबस की बुक्स की है जो साल में एक बार आती हैं, और हो सकता है कि 2 साल में एक बार भी आए कभी कभी। ओके, खैर ऐसा ना करे भगवान आपके साथ। ओके, तो आपकी तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी न्यूज़पेपर, देन मैगजीन, देन तो चीजें अपने आप को कितनी जल्दी रिपीट करती हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप कहोगे इस बात का हमारी यूनिट से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? जरा देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को ऐसे समझो, दो ट्रेन है हमारे पास। एक ट्रेन ये है जिसके डब्बे ऐसे हैं, राइट, और एक ट्रेन ऐसी है जिसके डब्बे कुछ ऐसे हैं, राइट। ओके, आप यहां बीच में खड़े हैं, ऐसे दिखा देते हैं, राइट, बीच में खड़े हैं आप यहां। ओके, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, राइट, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो बताओ इन दोनों में से वेलोसिटी सेम है, डब्बों की फ्रीक्वेंसी कहां ज्यादा है? ऑब्वियसली यहां डब्बों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट। मान लो अगर उसकी स्पीड 50 मीटर पर आवर है, 50 मीटर पर आवर, राइट, 50 मीटर, और यहां डब्बे की लेंथ है 10 मीटर, राइट, और यहां लेंथ है 5 मीटर मान लेते हैं। ओके, तो 50 मीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में वो 50 मीटर आगे बढ़ती है। ओके, और ये जो बीच में है इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां आप जब इस ट्रेन को देखते हो तो इन 1 आवर ये 50 मीटर आगे बढ़ रही है, मतलब 10 ऐसे 5 डब्बे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और जब आप इस ट्रेन की साइड देखते हो तो 50 मीटर का मतलब है 5 के हिसाब से 10 डब्बे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी आंखों के सामने यहां 10 डब्बे आगे चले गए ट्रेन के, राइट, यहां 5 डब्बे आगे गए हैं। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं। ओके, राइट, सो ये फर्क है फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी में। थैंक यू वेरी मच।